एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं मुरैना, जहां प्रियंका गांधी पहुंची हैं। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य हो वो उनके भविष्य से ज्यादा उज्जवल हो। सारे माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, रोजगार मिलेगा, कमाएगा, हम बुढ़े होंगे, हमारी भी देखभाल करेगा। इसीलिए बहुत मेहनत से, चाहे किसी भी तरह से कमा पाए, मुश्किल से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इतना करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ खरीदना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किल पड़ती है। आजकल महंगाई इतनी है कि मिट्टी के तेल का भाव, दाल का भाव, सब्जियों का भाव सब बढ़ गया है। तो बच्चों की परवरिश करना भी एक तरह से मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करके करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, इम्तिहान देता है, पढ़ाई में पास भी हो जाता है, फिर भर्ती के इम्तिहान आते हैं। अब उसके सामने क्या दिखता है उसे? भर्ती के इम्तिहान है, ट्यूशन लगता है, ट्यूशन के लिए आपको फीस भरनी पड़ती है, फिर आप शायद कुछ कर्ज लेंगे या फिर खूब मेहनत करके और फीस के पैसे इकट्ठे करेंगे और उस बच्चे को ट्यूशन भी करा देंगे भर्ती के इम्तिहानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो इम्तिहान देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं। कोई कहीं पे बैठा हुआ उस बच्चे की मेहनत का फायदा उठा के खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हैं आप में से कितने लोगों ने पेपर दिए होंगे ऐसे? तो ये आप भर्ती के जब परीक्षा देते हैं तो आपके साथ ये होता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाई देखें, हो सकता है सरकार ने कोई स्कीम निकाली हो मेरे रोजगार के लिए। पता चलता है कि जो अच्छे अच्छे रोजगार थे उनको सरकार खत्म कर रही है। कैसे? आप अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं, सरकार क्या लाती है? अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम का मतलब बेटा सेना में भर्ती होगा, 4 सालों बाद घर आ जाएगा, फिर से बेरोजगार होगा। जो सारी जितनी भी सुविधाएं पहले मिलती थी सेना में, कोई सुविधा नहीं मिलेगी उसको। वो वापस आ जाएगा 4 सालों बाद, 5 सालों बाद, और फिर से घर पे नौकरी ढूंढने का काम शुरू करेगा। इस सरकार ने जहां जहां से आपको रोजगार मिल रहे थे वो सारे साधन बंद कर दिए। सरकार के बड़े बड़े कारखाने होते थे जिनको हम पीएसयू कहते हैं, उनके सारे सब्सिडरी इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिए हैं। देश का कोयला, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें, बिजली बनाने के जितने भी कारखाने थे, आज सारे प्रधानमंत्री जी के गिने चुने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए गए हैं। ये आपकी संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ आपको बिजली, कोयला ये सब नहीं मिलता था, इससे आपको रोजगार भी मिलता था। यहां से रोजगार बनते थे। और कहां से बनते थे रोजगार? जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार, जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा लेगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, आपको बताया गया देशभक्ति कर रहे हो आप, लाइन में खड़े हो जाओ कतार में, आप सब देशभक्त हो, देशवासी हो, आपने मोदी जी की बात मानी, चले गए अपनी बचत लेके। मोदी जी ने आपसे कहा कि देखना इससे सारा काला धन वापस इस देश में आएगा। क्या आया? क्या आया? कोई हिसाब दिया उन्होंने आपको कि भाई इतना काला धन आया? नहीं दिया, क्योंकि आया ही नहीं। आपको कतार में खड़ा कर दिया। साथ साथ क्या हुआ?
जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, सारे पिस गए। तो आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं मुरैना और मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ये बड़ी सभा, लेकिन इस दौरान कई बड़ी बातें भी कह रही हैं, जमकर निशाना बीजेपी सरकार पर कि रोजगार के साधन सरकार ने बंद किए हैं और इसके साथ ही और भी कई बड़ी बातें कही हैं। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा भी पहुंची, जहां उन्होंने चिरमिरी में जनसभा की। ये प्रियंका का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा था और इससे पहले वो दूसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा कर चुकी हैं। आज प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रियंका के भाषण की खास बातें आपको बताते, उन्होंने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए। ये स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो थी, अब नहीं है। बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में डाल रखा है। तो सुनिए प्रियंका के भाषण में क्या कुछ बड़ी बातें रही। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। भाजपा में पूरी तरह से दो तरह के नेता हैं। एक जो सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पार्टी में डाल रखा है, और दूसरे तरह का नेता जो सारी हवा की बातें करता है, जो आपकी बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो छोटा सा छोटा उम्मीदवार है, इनकी पार्टी में जब आपके सामने भाषण देने आएंगे तो आपके बारे में नहीं बात करेंगे। टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको, यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने चुनावी अभियान के दौरान उज्जैन पहुंचे और शिप्रा में डुबकी लगाई, लेकिन ये डुबकी कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब था। लेकिन किसके आरोप और शिप्रा नदी पर क्यों उठे सवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव का दरिया है, तैर के जाना है। चुनावी प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने इस तरह शिप्रा में डुबकी लगाकर, चुनरी चढ़ाकर चुनाव में जीत की कामना की। और इस आस्था की डुबकी के साथ मुख्यमंत्री ने उन्हें भी करारा जवाब दिया, जो कुछ वक्त पहले मां शिप्रा के मैली होने की बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री को यहां डुबकी लगाने की, आचमन करने की चुनौती दे रहे थे। दरअसल उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाए थे कि शिप्रा नदी में नालों का पानी मिल रहा है, जिससे वो मैली हो चुकी है। मामला एक पाइपलाइन फूटने से जुड़ा था। रामघाट क्षेत्र सिंह गेट के पास पाइपलाइन में लीकेज होने से गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा था। खबर लगते ही महेश परमार ने बीजेपी को घेरा और कलेक्टर नीरज सिंह को बीजेपी का एजेंट बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी। आज शिप्रा माह में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ ये सब लोग। ये जब मां शिप्रा की स्वच्छता पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री ने बिना देर किए शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कांग्रेस को जवाब भी ऐसा दिया कि आरोप लगाने वाले देखते रह गए। देखिए, उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। इतना ही नहीं, महेश परमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और महेश परमार पर निशाना साधा। कांग्रेस का
जो है सुबह कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बोले कि विकास ही नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ आंखें हो तो देख लो आके कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो ये बताओ, तुमने तराना में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तुम विधायक रहे, तो 18 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, तुम कमलनाथ के नाक के बाल रहे, तुमने 18 महीने में क्या विकास करके दिया ये तो बताओ। उज्जैन में इस लोकसभा चुनाव के दौरान शिप्रा का पानी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस सवाल उठाने में देर नहीं करती, तो वहीं बीजेपी है जो फौरन अपने एक्शन से जवाब दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर इंदौर में हैदर से हरि नारायण बने युवक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उसके घर के बाहर पथराव किया गया और पथराव के कारण घर के कांच फूट गए। डर के कारण हरि नारायण अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अज्ञात लोगों ने घर पर पथराव किया और हरि नारायण ने अब पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो हैदर से हरि नारायण बने युवक के घर पर, यानी कि धर्म परिवर्तन करने वाले युवक के घर पर यह हमला हुआ है, पथराव किया गया है। हालांकि पथराव किसने किया, पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच करे सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन इसी बीच हरि नारायण ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। महाकाल महाराज का उज्जैन में आनंद आ गया। बोले महाकाल महाराज की। बनारस में आनंद आ गया बाबा विश्वनाथ के। तो आपके पास से दूर नहीं है मथुरा, वो गोपाल कृष्ण वहां क्यों शंका में बैठे हैं। ये कृष्ण भगवान गाय पालने वाले सब गोपाल, जिनके घर गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। और आप तो हो ही मधुसूदन वाले, तो आप अपने मधुसूदन को मुस्कुराते नहीं देखना चाहते हो क्या? आप बताओ, अगले चुनाव में 5 साल के लिए अभी आपका दिया वोट अपने भगवान कृष्ण को मुस्कुराने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आप अपन संकल्प करो, हमारा अगला वोट रुडुमल नागर जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट जाएगा। हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का संकल्प पूरा होगा। मथुरा भी मुस्कुराएगा, देश भी मुस्कुराएगा, और दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, संकल्प करो। एक एक व्यक्ति जब तक अपना खुद का वोट नहीं डाले, आसपास पास पड़ोस परिवार का नहीं डाले, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। वो सब तैयार है, आप सब तैयार है। और आपने यहाँ का कॉलेज खोलना, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना, जो सरपंचों को राशि देना, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चाहिए। बोला सब तैयार है? इधर साहब आ जाना, तैयार है? तो आप दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प कर लो। एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष पे नहीं बन जाए, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोला जय जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजीव भवन में राधिका खेड़ा से विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को पत्र लिखा है। पत्र में कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की भी बात कही। अरुण सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता खूमन साहू ने। देखिए, 2-3 दिन पहले घटना हुई कांग्रेस भवन में। जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रवक्ता हैं दिल्ली से, जो कि यहाँ के प्रभार में थी, और उनके साथ जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला जी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। जो कि मुझे जब पता लगा तो, और मुझसे बात हुई जब, तो मुझे ये पता लगा कि दुर्व्यवहार जिस रूप में किया गया वो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाला था। और ऐसी परिस्थिति में बहुत आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, हम जो है नारी के सम्मान के साथ साथ नारी को 50% का अधिकार देने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे समय में अगर ऐसे लोग इस तरह का काम करते हैं, जो पिछले 4-5 वर्षों से मीडिया संचार प्रमुख के रूप में काबिज थे,
तो कहीं ना कहीं उनका पद का गुमान और अहंकार इस बात की तरफ अंकित करता है कि वो लोग आज निरंकुश हो चुके हैं, वो अपने आप को स्वयंभू मानते हैं। तो ऐसे लोगों को पदमुक्त किया जाए। और राधिका खेड़ा विवाद को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच कराएंगे और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। राधिका खेड़ा के आरोपों पर भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं। जो मीडिया से देखते हैं, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे, बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसकी लापरवाही होगी। और इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हुई, जिसमें तीसरे और चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर मंथन किया गया। मीटिंग में काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक भी लिया गया। तो वहीं बीजेपी ने 2 चरणों में हुई कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर उससे नाराज है और यही वजह है कि ये वोटर वोट नहीं देने जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारा पन्ना प्रमुख बेहद एक्टिव है। ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कम मतदान को लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा तो कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, पंच परमेश्वर कहां गए जो सुबह 6 बजे उठकर मतदाताओं को वोट डलवाने ले जाते हैं। दोनों चरणों में 10-10% वोटिंग कम हुई है। खुद बीजेपी के लोग ही नहीं उठे तो जनता को क्या उठाएंगे। रही बात कांग्रेस के वोटर्स के ना निकलने की, तो क्या वी डी शर्मा गिनती कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले दिल समझाने के लिए, परिणाम उसे सारे जब विपरीत आएंगे तो पता चल जाएगा कि उनके कहाँ गए पन्ना प्रमुख और पंच परमेश्वर। खुद ही नहीं उठे तो जनता को क्या उठाएंगे। गिनती कर रहे थे कि वो लाइन में खड़े होकर, नहीं निकला तो भी सामने आ जाएगा। और जब वास्तविक धरातल पर बातें सामने आ जाएगी तब ये क्या करेंगे। आंसू पहुँचने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा इन्हें। बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान है। वो न सिर्फ सिंधिया के लिए प्रचार कर रही हैं, बल्कि यहां तक कह रही हैं कि उनके प्राण भतीजे यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में बसते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ना मैं भूलूंगी और ना ही बीजेपी भूलेगी कि जब चुनाव में हम हार गए थे तब सत्ता में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लाए थे। मेरा भतीजे में तो मेरे प्राण बचते हैं और ना मैं भूलूंगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम फिर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है, और मैं तो उनके साथ मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय। बिलासपुर हाईकोर्ट से आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि साल 2015 में दुर्ग के कमल सेन का बिल्डर सिंघानिया से व्यवसायिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सिंघानिया ने सेन के सामने आईपीएस जीपी सिंह को फोन करने की बात कही, लेकिन फोन पर कोई भी बात नहीं हुई थी, जिसके 6 साल बाद 2021 में कमल सेन ने सुपेला थाने में एक एफआईआर दर्ज कराकर कहा कि जीपी सिंह ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी है। कमल सेन की शिकायत पर सुपेला थाने में जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उज्जैन में आज से 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हुई। 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी हजारों की संख्या में लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। आस्था और उत्साह के साथ श्रद्धालु सिर पर गठरी रख पैदल ही यात्रा को पूरा करेंगे। पंचकोशी मार्ग पर लगे सिंधी समाज के लंगर में श्रद्धालु को भोजन कराया जा रहा है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सिंधी समाज के लंगर में पहुंचे और श्रद्धालुओं को अपने हाथों से भोजन प्रसादी का वितरण किया।
हर साल वैशाख कृष्ण दशमी के दिन श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। गत 10 वर्षों से सिंधी समाज हर वर्ष पंचकोशी यात्रियों का यहाँ पे स्वागत करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माननीय सीएम साहब यहाँ पधारे। उन्होंने लोगों को भोजन कराया, दवाई वितरण किया, बच्चों को डेयरी मिल्क चॉकलेट दी और सबका प्रोत्साहन बनाया। और सिंधी समाज हमेशा ही सेवा कार्य के लिए बहुत अच्छे से लगता है और करता है। उसके लिए पूरे समाज का धन्यवाद है। मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान की वजह से इस साल आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जबलपुर में आम की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस बार 30 से 40% पैदावार होना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर 15 से 20 दिन में मौसम खराब है। तेज आंधी तूफान की वजह से आम के पेड़ों में लगे फल पकने से पहले ही टूट रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता दुर्गेश साहू ने आम के बगीचे का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। आम के शौकीनों के लिए इस बार अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फलों के राजा आम की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हुई, आंधी तूफान आया और उसके बाद अचानक तापमान में बेतहासा वृद्धि, ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के सबसे बड़े आम के बगीचे में मौजूद हूं, जो तकरीबन 8 से 10 एकड़ में फैला हुआ है। जो मोर होती है जिसे हम कहते हैं, वो सूख चुकी है, आम के फल सूख चुके हैं और इस तरह से आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये फलों की हालत ये हो गई है। जिस तरह से इस बार फसल से उम्मीद थी, क्या मौसम की वजह से वो उम्मीद टूट चुकी है? मोर तो काफ़ी अच्छी आई थी बगीचे में, सारे पेड़ लगभग मोर से भरे हुए थे, मगर अचानक ये मौसम में जो बदलाव आए, हर 15 दिन में बारिश, बादल, पानी और फिर उसके बाद एकाएक भीषण गर्मी। बारिश, बादल, पानी में कीड़ों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हुआ, मोर का क्षरण हुआ, फल बन पाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो फल बन पाए, वो उनका झड़ना, जैसे आप बगीचे में दाएं बाएं देखेंगे तो आपको फल जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ये पूरे फल टपकते जा रहे हैं। आधी से ज़्यादा फसल कहीं आंधी में, कहीं ये टपकना, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। और कीड़ों का प्रकोप, बादल होते हैं तो कीड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वर्ष का मौसम बहुत ही आम के लिए विपरीत परिस्थितियों का कहा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पैदावार अगर कम होगी तो उसका असर बाजार में कीमतों पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं इस समय कि पूरा जो आम का बगीचा है वो लगभग बर्बाद की कगार पर है। और ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि फलों का राजा आम इस बार ज़्यादा ही भाव खाएगा। तो निश्चित तौर पर इस बार जो शौकीन हैं आम खाने वाले, उनकी जेब भी ढीली होगी और उन्हें बाजार में उतने स्वादिष्ट आम नहीं मिल पाएंगे जितना हर साल वो उम्मीद करते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।